We are coming on the chapter number 17 stars and the solar system। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना बिल्कुल पूरी कंसंट्रेशन के साथ में इस चीज़ को सुनना है और समझना है। अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपको समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। स्टार्स का मतलब सभी को पता है, तारे सितारे, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ सन एंड इट्स सराउंडिंग प्लैनेट्स इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स कितने हैं टोटल? जल्दी, कितने हैं प्लैनेट्स? 8 प्लस में 1 कौन सा था? प्लेटो नहीं, प्लूटो। ओके, 8 प्लस में 1। हमारे प्लैनेट का नाम क्या है? अर्थ। सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? जल्दी, कौन सा है? मरकरी। अच्छा, फिर कौन सा आता है? जल्दी नहीं बताए जाओ, मैं तो अभी तुम्हारे हिसाब से चलती हूँ। जल्दी जल्दी बताए जाओ। नहीं याद आ रहा? जल्दी। इसमें सोलर सिस्टम का डायग्राम होगा, देखो है क्या? ये रहा सन। सन के बाद में आता है आपका मरकरी। मरकरी के बाद में आता है आपका वीनस के बाद में आता है आपका अर्थ। अर्थ के बाद में फिर मार्स आता है। मार्स के बाद में जुपिटर के बाद में सैटर्न के बाद में यूरेनस। यूरेनस के बाद में और फिर एक इसके बाद में कौन सा आता था? प्लूटो। ठीक है। व्हाट इज सन? सन इज अ स्टार। ओके, ये सभी आपस में इसके चारों तरफ अपनी अपनी कक्षा के अंदर घूम रहे हैं, बाकी के बाकी प्लैनेट्स। ओके, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए, सन इज द सेंटर और बाकी के उसके चारों तरफ घूमने वाली हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड एज प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। व्हाट इज द सोलर सिस्टम? सन एंड इट्स ऑल 8 प्लैनेट्स आर कॉल्ड सोलर सिस्टम। अब इनके चारों तरफ भी जुपिटर, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, इनके चारों तरफ भी कोई चीज़ घूम सकती है, जैसे ये सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं। उनको क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट कैन बी नेचुरल, सैटेलाइट कैन बी मैन मेड, राइट। सिर्फ यही नहीं है हमारे अंतरिक्ष के अंदर, इसके अलावा ये सोलर सिस्टम क्या चीज़ है? अगर हम अपने सोलर सिस्टम को कंपैरिजन करके देखें तो ये सन और इसके जो चारों के जो प्लैनेट्स हैं, ये एक बहुत बड़ी बाल्टी के अंदर सिर्फ एक गिलास पानी के बराबर है, जो कि पानी से भरी हुई है। कहने का अर्थ, ये सारा सन और इसके सोलर सिस्टम किसका पार्ट होता है? हमारा मिल्की वे गैलेक्सी। किसका है? मिल्की वे गैलेक्सी। और एक मिल्की वे गैलेक्सी जैसी कितनी गैलेक्सी, एक मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सन और इस तरह के सोलर सिस्टम कितने हो सकते हैं? हजारों की संख्या के अंदर हो सकते हैं। और इस तरह की गैलेक्सी कितनी हो सकती हैं? लाखों। ठीक है। देयर आर स्टार्स जो आपको रात को ट्विंकल करते हुए दिखाई देती हैं, है ना। एज पर द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, दुनिया इस ब्रह्मांड के, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड, हर चीज़ हर किसी चीज़ के चारों तरफ घूम रही है। हर चीज़ हर किसी चीज़ को आपस में खींच रही है। ठीक है। ब्लैक होल यही एक चीज़ की थ्योरी को करता है। एक साइंटिस्ट होते थे जिनकी अभी अभी डेथ हो गई है, वो पूरा का पूरा, उनको पूरा पैरालिसिस था। क्या नाम था उनका? आपने देखे हुए, चेयर के ऊपर बैठे रहते थे, याद आया? क्या नाम था? दिस इज द होमवर्क फॉर यू, दिस इज अ वेरी रिसेंट वन। और अभी अभी उनकी एक डेथ हुई थी, आपने कई बार देखा हुआ है उनको। ही वॉज नॉट इवन एबल टू मूव। ही सेड दिस थिंग, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड ईच एंड एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज अट्रैक्टिंग। हर चीज़ हर किसी चीज़ को खींच रही है। ब्लैक होल थ्योरी उन्होंने दी है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसका नाम बताएंगे। अब सबसे पहले ये पहेली और बूझो, ये चांद देख रहे थे, चांद देखते देखते उनके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई कि ये इतने सारे तारे क्यों चमक रहे हैं। एक्चुअल के अंदर मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। अगर ये हमारी धरती है, मान लो इसकी क्रस्ट के ऊपर हम रहते हैं, ये तो कोर है, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है। ठीक है। अब क्रस्ट के ऊपर जब हम रहते हैं तो हम बिल्कुल छोटे से हैं यहाँ पे। ठीक। अब गोलाई के ऊपर जैसे एक चींटी, एक गोल है,
कॉस्को की बॉल, उसके ऊपर एक चींटी है, वो जब ऊपर आसमान में देखेगी तो उसको हर चीज़ बहुत दूर दूर दिखाई देगी। हमारा भी एक बिल्कुल ऐसा ही विश्लेषण है। ओके, और हमारी धरती अपनी कक्षा के ऊपर चारों तरफ ऐसे करके घूम रही है। ऐसे करके घूमते घूमते वो ऐसे करके चक्कर भी लगा रही है, बिल्कुल ऐसे करके। किस चीज़ का चक्कर काट रही है? सन के चक्कर काट रही है। इसको बोलते हैं हम रोटेशन और इसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। आया समझ में? इसके अंदर एक चक्कर काटने में टाइम लगता है 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड और 48 मोनो सेकेंड। ठीक है, 23 घंटे 58 मिनट 48 और 48 कुछ ऐसे लगता है। और पूरा एक सूरज का चक्कर काटने में कैसे लगेंगे? इसको अगर हम 23 घंटे 56 मिनट 48 और 48 को हम अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे बोलते हैं, यानी कि एक दिन ये हो जाएगा। इसको जब हम पहले 30 दिन, फिर 31 दिन, फिर 30 दिन, फिर 31 दिन ऐसे ऐड करते जाएंगे तो टोटल मिला के इसका फ़र्क कितना बन जाएगा? 4 साल में इसका फ़र्क हो जाएगा ऑलमोस्ट एक दिन के बराबर, यानी कि 24 घंटे के बराबर। इसीलिए हमारा लीप साल बनाया जाता है कि पहला 365 साल, 365 दिन, फिर 365 दिन, फिर 365 दिन, फिर 365 दिन। और जो ये 365 दिन कैसे बन रहे थे? 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड। ये सब टोटल इनटू में 30 दिन एक महीने में, और ऐसे ऐसे 12 महीने जब टोटल मिला के सारे समय का कैलकुलेट करा गया तो आखिर में आके क्या इज इक्वल टू 24 घंटे बन गए। ठीक है, ये 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकेंड 48 मोनो सेकेंड, इसके अंदर कितने कुछ मिनटों का ही फ़र्क होगा। तो ये मिनट जब 4 साल तक इकट्ठे हो जाते हैं तो बराबर 24 घंटे के बराबर बना देते हैं। तो इसलिए हम चौथे साल के अंदर 366 दिन कंसीडर कर लेते हैं। आया सबकी समझ में? लॉजिक क्लियर है? ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। ये आपको पहले भी पता था परंतु एक्सप्लेनेशन नहीं पता थी आपको। इज इट क्लियर नाउ? अब हमारे को मून एक ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। पहले एक और इस चीज में, लुक एट द स्काई ऑन द डार्क क्लियर नाइट, यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद द काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट and some not so bright. Observe them carefully. Do all them appear to the twinkle? No, you find any star object which doesn't twinkle. The objects which do not twinkle are the planets. जो अगर आपको आसमान के अंदर देखें, जो भी चमक रहे हैं, ट्विंकलिंग कर रहे हैं, वो तारे हैं। जो ट्विंकल नहीं कर रहे हैं और आपको दिखाई दे रहे हैं वो शायद प्लैनेट्स हो सकते हैं। क्यों? सभी तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है, परंतु धरती से अत्यधिक दूर होने की वजह से हमारा तो ये है इसके चारों तरफ सोलर सिस्टम, इससे भी कहीं दूर, और सूरज बीच में है हमारा। इस सूरज से भी बहुत बड़े बड़े तारे और इसके बराबर के तारे, ऐसे छोटे तारे बहुत दूर दूर हैं। और हम यहाँ धरती के ऊपर से जब हम देखते हैं तो हमारे को ये ट्विंकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सभी तारों का अपना खुद का प्रकाश होता है, जैसे कि सूरज का प्रकाश होता है। प्लैनेट्स हमारे को ट्विंकल करते हुए दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि प्लैनेट्स का अपना कोई प्रकाश नहीं होता। वे किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। इज इट क्लियर? आगे अभी द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। अब हमारे को तो धरती के सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट क्या चीज़ दिखाई देता है? मून दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी से सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर दूर है। सिर्फ और सिर्फ 3,84,000 किलोमीटर। आई एम सेइंग 3,84,000 सिर्फ, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी यही है। और मून का जो पृथ्वी का जो एरिया है उसका भी बहुत बहुत छोटा ही है और बहुत बराबर है। कोई चीज़ जो जितनी ज़्यादा पास होगी तो अच्छे से दिखाई देगी, है ना। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। द स्टार, द प्लैनेट्स एंड द मून, मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। जो भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन, मून यानी कि हमारा खुद का उपग्रह, तारे, प्लैनेट्स, जो भी हमें ब्रह्मांड के अंदर दिखाई देते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इज इट क्लियर? अभी और यही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। अब आगे देखो, इन एंशिएंट इंडिया आवर एंसेस्टर परफॉर्म मेथोडिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्काई। देयर नॉलेज ऑफ द एस्ट्रोनॉमी वाज हाईली एडवांस्ड फॉर देयर टाइम। उस समय के हिसाब से उनको
जो गणना करके, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, उन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश करी है कि उन चीज़ों की गणना करके इस तरीके का पैटर्न निर्धारित कर दिया जाए कि वो उसकी सहायता से अपने रास्तों को देख सकें। जैसे कि पैसेज ऑफ द सन, द स्टार्स, मून एंड द प्लैनेट्स इन द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर एंड द एल्मेनेक्स। जो पत्री इत्यादि देखते थे, भविष्य बताते थे काइंड ऑफ थिंग्स है, और वे चीज़ें बोलते थे कि नहीं, मून की दिशा अभी दशा ठीक नहीं है, ये सब चीज़ें। दे हैड अ काइंड ऑफ स्टडी, ठीक है, जिसको हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी से ही क्या बना आपका एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी से क्या बना एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर एक्चुअली आपको बताते हैं कि भविष्य से संबंधित चीज़ों का गणना करते हैं, पर वो करते क्या चीज़ें, तारों की, सितारों की, इन सब चीज़ों की गणना, इनके पाथ और इस चीज़ को स्टडी करते हैं, ओके। परंतु सिर्फ बस स्टडी करके आपको तो बताते हैं, आपको सिर्फ कंसर्न रहता है कि हाँ मेरी लाइफ के अंदर क्या होगा। अब दैट इज़ नॉट अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। उसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मून के कहाँ किस पोजीशन पे होने से आपकी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वी डोंट नो, नो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। बट देयर इज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि मून की चीज़ों के रिवॉल्व करने से, उसकी स्थिति से, उसकी परिवर्तन होने से, कि धरती की ऊपर, उसके डे टू डे लाइफ के ऊपर चीज़ों का फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जैसे कि चांद की कलाओं की वजह से समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है, समुद्र का पानी हर रोज़ रात को बढ़ जाता है, घट जाता है। बिकॉज क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद भी हमारी धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहा है, और हमारी धरती कैसी है, अंडाकार है, थोड़ी थोड़ी ओवल शेप के अंदर है। जब कोई चीज़ हमारे यहाँ पे चारों तरफ चक्कर काटेगा, क्या बताया, हर चीज़ हर किसी चीज़ को खींच रही है ना। और जब रात कब होती है, रात हमारे लिए रात कब होएगी, ये एक ऐसे करके आप घूम रहे हो, आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, और ऐसे करके घूमते घूमते ऐसे चक्कर काट रहे ना। दिन का मतलब जब आप ऐसे करके यहाँ पे थे तो आपको सूरज दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ पे सूरज है। आप फिर धीरे 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 ऐसे करके आ रहे हैं तो आपका सुबह हो गई, सूरज आपको टेढ़ा दिखाई दे रहा है। सूर्योदय हो गया, 6 बजे सूरज निकल गया। धीरे 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 अब इस समय के ऊपर, अब सेंटर के ऊपर आता जा रहा है सूरज, है ना, बिल्कुल आप सामने आते जा रहे हो। धीरे 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 शाम होती चली जाएगी, फिर आप इस साइड में आ जाओगे। ये सब आपको पता है ना कैसे होता है। तो अगर नहीं पता तो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। और आप जैसे यहाँ पे बैठे, बिल्कुल ये पिन पॉइंट्स है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आपको चांद, इसके चारों, हमारी धरती के चारों तरफ कौन घूम रहा है, चांद घूम रहा है। तो रात के समय में ही आपको चांद दिखाई क्यों देता है, दिन के समय में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि दिन के समय के ऊपर सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको चांद नज़र नहीं आता, ठीक है। परंतु जब आप यहाँ पे घूमते घूमते दोबारा इस साइड में आ गए, सूरज इस साइड में था, तो यहाँ पे फिर आपको सूरज का प्रकाश तो हो गया कम, फिर आपको कौन दिखाई देने लगेगा, चांद। चांद का भी अपना प्रकाश नहीं है, उसके ऊपर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो चमक रहा है और वो हमारे को दिखाई दे रहा है। इज इट क्लियर? समझ में आता है यहाँ तक? आगे चलते हैं। ओके, सबसे पहले हम चंद्रमा के बारे में ही पढ़ते हैं। इज देयर अ चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे? हर रोज चांद की फेसेस चेंज होते रहते हैं, आज पूरा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, है ना। आर देयर द डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड? क्या कुछ ऐसे दिन हैं जब पूरा पूरा गोल चांद दिखाई दे? होता है ना। आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल व्हेन द स्काई इज क्लियर? चांद दिखाई ही नहीं देता कई बार, 15 दिन के अंदर ऐसा ऐसा पैटर्न चलता रहता है। उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको हम चांद की कलाएँ कहते हैं, और इंग्लिश में फेसेस ऑफ मून पहले भी पढ़ा हुआ है आपने, ध्यान से देखिएगा। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इज नोन एज द फुल मून डे। जिस दिन हमारे को पूरा का पूरा चांद दिखाई दे उस दिन हम बोलते हैं उसको फुल मून डे। देयर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड द थिनर। और उसके बाद से जो ब्राइटर पार्ट है चांद का वो हल्का हल्का होता चला जाता है, हमें ऐसा लगता है कि कट लगता चला गया चांद के अंदर, ठीक है। उसका कारण क्या चीज़ है? ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल। 15वें दिन तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। सबसे पहले हमारे को ऐसे दिखाई दिया, फिर हमारे को ऐसे दिखाई दिया, फिर हमारे को ऐसे दिखाई दिया, फिर ऐसे दिखाई दिया, थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ऐसे, और फिर बिल्कुल ही डार्क। कल का दिन आप देखते हैं, आज रात का चांद देखना आपको बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ एक लाइनिंग सी दिखाई दे जाएगी।
द नेक्स्ट डे द ओनली स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, दिस इज नोन एज द क्रिसेंट मून। ठीक है, तो ये फुल मून के बाद में कौन सा आता है, क्रिसेंट मून। ठीक है जी। देन अगेन द मून ग्रोज लार्ज एवरी डे, ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गिव द फुल मीनिंग ऑफ द मून। ठीक है, तो ये इस चीज़ के लिए अब हम देखेंगे कैसे। ये है आप, ये धरती है, ये चांद की है। यहाँ पे पहले आपको आप यहाँ पे देख रहे थे, आपको पहले ये चांद इसके चारों तरफ देखो चक्कर काट रहे हैं ना, धरती के चारों तरफ फुल मून दिखाई दिया, फिर आपको ऐसा दिखाई दिया, फिर आपको हाफ दिखाई दिया, फिर आपको ऐसा दिखाई दिया, फिर आपको ऐसा दिखाई दिया, फिर एक टाइम के ऊपर यहाँ पे आके तो आपको दिखाई ही नहीं दिया, है ना, ऐसा, फिर हाफ, फिर ये, फिर बिल्कुल डन। फिर उसके बाद से दोबारा से ऐसे ही दिखाई देना शुरू हुआ, फिर हाफ दिखाई दिया, फिर इतना दिखाई दिया, फिर से फुल दिखाई दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक 15 डेज़ और यहाँ से यहाँ तक और 15 डेज। तो यहाँ से इसका मतलब हमारे को यहाँ से एक फुल मून से दूसरे फुल मून के बीच में आया ना फ़र्क, कितना आया हुआ। अब ये देखो, द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ आर कॉल्ड द फेसेस ऑफ द मून। ये इसकी डेफिनेशन है, महीने के दिन के अंदर अलग अलग तरह का चांद दिखना फेसेस ऑफ मून कहलाता है। फेसेस ऑफ द मून प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। ऑलमोस्ट ऑल द फेस्टिवल्स इन इंडिया सेलिब्रेटेड। आपको पता है, दिवाली हो, होली हो, बुद्ध पूर्णिमा हो, गुरु नानक बर्थडे, सारी की सारी चांद के पूरे उगने से या बिल्कुल चांद के बिल्कुल छुपने से होती हैं। करवा चौथ का व्रत रखा था अभी लेडीज़ ने, चांद बिल्कुल लेट उग रहा है। हाँ, दिवाली अमावस्या थी, घी के दिए जलाए जाते हैं। हर गुरु नानक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वो सारे फेस्टिवल्स चांद से जुड़े हुए हैं। एवरीबडी इज विद मी, सबको समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रहा किसी को? आगे बढ़ते हैं। महाशिवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है। द टाइम पीरियड बिटवीन द वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज। यहाँ से और यहाँ तक का सारा सफ़र 29 दिन और उसके आसपास का होता है। ठीक है, let us try to understand why the phases of the moon occur. You have studied in the chapter number 16 that the moon doesn't produce its own light, whereas the sun and the other stars do. अब ये हमें पता है कि सूरज की अपनी लाइट नहीं होती, परंतु कैसे होता है ये, अब इस चीज़ के लिए हम ये करते हैं। मून इज विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड सनलाइट। ये मैंने आपको बता दिया कि सूरज की रोशनी के कारण चांद हमें दिखाई देता है। ये देखो अभी, कैन यू गेस द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द सन, मून एंड द अर्थ ऑन द डे ऑफ द फुल मून एंड ऑन द डे ऑफ द न्यू मून? क्या होता है आपको, लेट अस दीज पोजीशन इन योर नोटबुक, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक द फुल मून? देखिए, जैसे धरती अपनी कक्षा के चारों तरफ चक्कर काटती हुई सूरज का चक्कर काट रही है, इन द सेम वे हमारी धरती का, ये सूरज है, ये हमारी धरती है, ये यहाँ पे मून है। ये धरती यहाँ पे इस तरह से चक्कर काटती हुई पूरा इसका चक्कर काट रही है और ये हमारी धरती का चक्कर काट रहा है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा इकलौता उपग्रह है। ठीक है, ये हमें दिखाई देता है किसकी वजह से? सूरज की रोशनी की वजह से। प्रेजेंट ये हमेशा ही रहता है, परंतु हम दिन के समय इसको क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि सूरज, हम एक्चुअल के अंदर धरती के घूमने की वजह से उस भाग के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे सूरज हमारे को दिखाई दे रहा है। अब इस समय के ऊपर भी मून आपके पास में अवेलेबल है, अब ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा, परंतु अगर दोपहरी हो, बिल्कुल जून का महीना हो, फिर नहीं दिखेगा। अब यार कहीं के ऊपर देखेंगे तो ध्यान से अपने जगह दिख जाएगा मून। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमारी धरती घूमती घूमती, अब सर्दियाँ रखी है ना, अपना इंडिया उस पार्ट के अंदर है जो कि अब धरती घूमती 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 इस तरीके से चक्कर काट रही है। तो अब थोड़ा सा सूरज से हम दूर दूर हो रखे हैं। ठीक है, दूर की पोजीशन में आए हुए हैं, इंडिया दूर की पोजीशन में आए हुए हैं, मतलब यहाँ से डिस्टेंस हमारा भारत का ज़्यादा हो रखा है, परंतु इसी समय के ऊपर धरती के किसी पार्ट के अंदर गर्मी की ऋतु भी है। ओके, इसी पार्ट के अंदर गर्मी की ऋतु भी हो रखी है कहीं ना कहीं पे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी की ऋतु भी नहीं कह रहा, परंतु हाँ ठीक ठाक सी मैक्सिमम पोर्शन, क्योंकि ये सारी की सारी धरती सूरज से दूर आ रखी है। अब इस बात को ऐसे समझिए, ये है हमारी धरती। ठीक है, ये कुछ कुछ इस तरीके से बन रखी है, ऐसे ऐसे चक्कर काट रही है, बिल्कुल ऐसे राउंड नहीं है काट रही,
सूरज यहाँ पे बीच में है, ठीक। जब हमारी धरती यहाँ पे आएगी तो इस समय के ऊपर लगभग सूरज के पास में होगी, इसका मतलब गर्मी, ठीक है। जब दूर जाएगी तो इसका मतलब सर्दी। रोटेट करते करते जिस पार्ट के ऊपर हम रहते हैं, अगर हम सूरज को देख पा रहे हैं तो वो दिन, जिस पार्ट को नहीं देख पा रहे वो रात, ठीक। मून के सरफेस के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। चांद का तल कैसा है? राकेश शर्मा हमारे जो एस्ट्रोनॉट थे वो गए थे यहाँ से। उससे पहले कौन गया था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे, और यूरी गागरिन रशिया से। द मून इज अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर द पोएट्स एंड द स्टोरी टेलर, बट व्हेन द एस्ट्रोनॉमर्स लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन। बंजर पड़ा हुआ है टोटल। ये देखो, ये आप दिखाई दे रहे हैं आपको, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, बंजर पड़ा हुआ है। देर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ द डिफरेंट साइज। ये क्रेटर्स क्या चीज़ होते हैं कि बड़े जैसे तालाब है ना, जोहड़ होते हैं, कि बहुत बड़े बड़े विशाल काय इस तरह के बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं। इट ऑल्सो इज द लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय से भी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पे इस तरीके के। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर, और सबसे बड़ी बात कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ, एटमॉस्फेयर क्या होता है? सभी गैसेज, हवा, आप जिसको नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं। ये हवा क्या है? मिश्रण है। हमारी हवा क्या चीज़ है? हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। हमारे ऊपर में ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 लेयर हवा की हैं, अलग 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 अलग। आपको पढ़ रखा है पहले, एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, है ना, पढ़ रखा है ना, ऊपर ऐसे करके जाते हो। और ये एक तरह से कंबल का काम करती हैं, क्योंकि चारों तरफ इसको, धरती को ऐसे लपेटे हुए हैं, तो कंबल का काम करती हैं। जो सबसे हमारी धरती के जो सबसे क्लोज है उसको हम अपना मेन एटमॉस्फेयर मान के चलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर गैसेस हैं बहुत सारी। प्रमुखता से गैस हमारी नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कितनी है? ये हमारे कितने परसेंट है नाइट्रोजन? 71% या 8%? और ऑक्सीजन 21। और बाकी की सारी गैसेस 0.1%, 0.00% ऐसे करके हैं, ओके। प्राणवायु कौन सी हमारी? ऑक्सीजन, ठीक। ये चीज़ अभी इसके ऊपर नहीं मिलती, चांद के ऊपर। अगर ये ऐसी मिलती तो यहाँ पे भी प्लॉट कट रहे होते हैं, कट भी रहे हैं अभी भी। लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर, जैसे अभी सुशांत राजपूत मरा था, ही गॉट अ प्लॉट हियर, रजिस्टर्ड लैंड है उसकी यहाँ पे। बस ऐसे ही किसी ने कर दिया आपने, ठीक है। तो वी कैन सी दिया जुलाई 1969, 21 जुलाई इंडिया टाइम, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वाज फॉलोड बाय द एडविन एल्ड्रिन। देखो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले एस्ट्रोनॉट थे जिसने पैर पहले रखा। इस क्लास से बाहर पैर पहले किसने रखा उसका नाम गिना जाएगा। दूसरा नाम एडविन एल्ड्रिन, परंतु क्योंकि दूसरे नंबर पे थे इसलिए ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। इज इट क्लियर? द स्टार्स, व्हाट अदर ऑब्जेक्ट यू सी इन द नाइट। अब ये देखो, स्टार्स के बारे में बात कर रहे हैं। स्टार्स मैंने बता दिया बहुत दूर दूर होती हैं, उनका कोई अपना अपना खुद का प्रकाश होता है। अब हम थोड़ा सा, ये एक जनरल नॉलेज की बात है। सन कितनी दूर है? सन इज नियरली इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। कितना हो गया? लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 करोड़ 50 लाख, 15 करोड़ है ये। 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। 150 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली सन दूर है धरती से, ओके। और चांद कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जैसे अगर ये हमारा ये 15 करोड़ किलोमीटर हमारी धरती से दूर है। अब दूसरा तारा जो धरती के सबसे करीब है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कितनी दूर है? इसके पीछे तो लग रही थी 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, और इसके पीछे लग रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जीरो। ये हमारा इसके सन के बाद में नियरेस्ट स्टार है। इज इट क्लियर? नाम क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। कैन यू रीड दिस डिस्टेंस इन द किलोमीटर कन्वीनियंटली? सम स्टार्स आर इवन फर्दर अवे। अब इतने डिस्टेंस को क्या हम 0 0 0 0, हमारी तो संख्याएं ख़त्म हो जाएंगी।
है ना, किलोमीटर्स में नापने लगे तो हम इसको किलोमीटर्स में नहीं नापते बेटा, हम इसको किस में नापते हैं? सच लार्ज डिस्टेंसेज आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर। किस में नापा जाता है? लाइट ईयर के अंदर। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में प्रकाश कितनी गति तय करता है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, हम सालों के अंदर इसको नाप ही नहीं सकते, गिनते ही रह जाओगे, तो हम इसको क्या कहते हैं? एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसको लाइट ईयर कहते हैं। आपके जनरल नॉलेज के लिए, सूरज से धरती का प्रकाश लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। अगर आज की डेट के अंदर सूरज में विस्फोट हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो अगले 8 मिनट तक तो हमें सूरज बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता रहेगा। ओके, 8 मिनट के बाद में फिर सब कुछ ख़त्म। ओके, 8 मिनट ज़िंदगी जीने के लिए मिलेंगे। ओके, सर जो ये होता है सूरज, वो आग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और स्पेस में तो ऑक्सीजन की कमी होती है, फिर वो जलता कैसे है? हर चीज़ को जलने के लिए आग की ज़रूरत नहीं होती। देयर आर रिएक्शंस विच आर कॉल्ड, जैसे यूरेनियम U-35, इनके अंदर होता है, एक तो होता है फिजन रिएक्शन, चेन रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फ्यूज़न रिएक्शन। फ्यूज़न रिएक्शन इज़ कि वंस स्टार्टेड नेवर बी कंट्रोल्ड, बस होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। डोमिनोज इफेक्ट देखा है आपने कई बार ऐसे खेल खेले होंगे कि यहाँ पे एक ऐसे कुछ ब्लॉक्स लगा दिए, आपने इसको ऐसे करके मारा और सारे गिरते 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 चले गए, ठीक है, डोमिनोज इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह का रिएक्शन है कि इमेजिन करो कि बस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो डोमिनोज यहाँ तक गिर गए और वो अपने आप ही दोबारा खड़े हुए जा रहे हैं और फिर गिरते जा रहे हैं, फिर गिरते जा रहे हैं। उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। इट इज़ टेकिंग प्लेस ऑन द सन, ऑन द सरफेस ऑफ द सन एवरी टाइम। हाउएवर इट इज़ ऑल्सो बी नोटेड, सूरज धीरे धीरे ठंडा भी हो रहा है, परंतु आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज रात तक कुल्फी जम जाएगी उसकी। इट विल इज़ गोइंग टू टेक द मिलियंस ऑफ द ईयर्स। बाय द टाइम के लिए आपके 7, 8, 11 जन्म जो भी हैं ख़त्म हो चुके होंगे। ओके, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके ऊपर। लाइट ईयर सबकी समझ में आया? रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इज़ अबाउट 300,000 इकाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। एक सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। एक सेकंड में लाइट कितना करती है? 3 लाख किलोमीटर सेकंड करती है। धरती तक पहुंचने के लिए लाइट को कितना समय लगता है? 8 मिनट। यानी कि 8 मिनट, एक मिनट में कितने सेकंड? 7, यानी कि 480 सेकंड। एक सेकंड में कितना करती है? 3 लाख। 480 सेकंड में कितना करेगी? कितना करेगी? 3 लाख। यही थे ना, कितने जीरो थे? 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 4। अच्छा, अब इसको इसके, ये तो था हमारा क्या है? गति है। ये क्या है? हमारा समय है। क्या निकल जाएगी? दूरी निकल जाएगी। इसको कैलकुलेट करके देख लो, 1,50,000 ये आ जाएगा 150 मिलियन। पता चला हमने कैसे दूरी निकाल ली होगी सूरज की? आया समझ में? अगर हमारे को एक चीज़ पता लग जाए, बाकी चीज़ें तुरंत निकल आती हैं। ये वाली दूरी कैसे निकाल दी होंगी? और ये भी तो दिमाग में आपके आया होगा ना, ये जो हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी था, ये इतनी दूर बैठा हुआ है, नापने कौन गया इसको भाई? झूठ लिख रखा है ये, तो बोल सकते हो आप लोग। तो अगर आपको प्रकाश की दूरी पता चल जाए, प्रकाश की गति पता चल जाए, समय पता चल जाए, दूरी निकाल लोगे ना, बस ऐसे ही होता है। आया कैलकुलेशन? साइंटिस्ट कैसे करते हैं? परंतु द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट मिनट्स। 8 लाइट मिनट्स, हम इसको 8 मिनट बोलते हैं ना, 8 मिनट के अंदर। एक्चुअली क्या है? 8 लाइट मिनट। द डिस्टेंस ऑफ द अल्फा सेंचुरी इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स। तो ये अल्फा जो सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक होती है, फिर अल्फा सेंचुरी क्या है? 4.3 लाइट ईयर्स दूर है। 4.3 लाइट ईयर्स। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स कम ऑन द नेक्स्ट पोजीशन। नेक्स्ट जो चीज़ अब हम पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में? एक स्टार है जिसका नाम है पोल स्टार, जिसके बारे में आप नाटक भी पढ़ते हो, ध्रुव तारा जिसको हम बोलते हैं, है ना?
अब हमारी माइथोलॉजिकल तो बोलती है बहुत सारा कि ये एक हमारा एक बड़ा प्यारा सा बच्चा था जो विष्णु भगवान की उपासना करता था और उसको विष्णु भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तू तारा बन के धरती के उसमें चिमकेगा, ठीक है। परंतु यही ध्रुव तारे की कहानियाँ और भी कुछ है। इसी ध्रुव तारे को बोलते हैं ईसा मसीह, कि ये ईसा मसीह जब जन्म हुआ था उस समय को दर्शाता ही है। वी क्रिएट स्टोरीज, हमने बोला ना पहले के लोगों के पास भी तो ज्ञान था, परंतु ज्ञान उनका कब बिकता था, जब वे उसकी कहानियाँ बनाते थे और धर्म से जोड़ के बेचते थे, तो यकीन करते थे लोग। अगर उनको ये बोलो कि धरती गोल है तो बोलेगा चलना पागल है। अगर उनको बोलो कि धरती गाय माता के सींग के ऊपर चक्कर काट रही है इसलिए गोल है, हाँ सही बात है। आइए समझ में। एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स इन देयर ओन वे। पोल स्टार के बारे में पढ़ते हैं। दिस एक्चुअल स्टार, द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, अर्थ की एक्सिस। अगर एक लट्टू लिया जाए और उसकी कील को हम देखें इस तरीके से, तो ये जो एक हिस्सा और ये इसको क्या बोल देंगे हम, एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्सिस। के धरती की एक्सिस है। आया समझ में? इसके बिल्कुल अगर हम सीधा अगर हम करें जाके बिल्कुल, तो वो हमारा पोल स्टार बिल्कुल इसके यहाँ पे होगा। हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? इट डजेंट अपीयर टू मूव, और ये हमारे को कभी हिलता हुआ दिखाई नहीं देता। क्यों? एक ही जगह पे रहता है ये हमेशा, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। ऐसा क्यों है? क्योंकि भैया हमारी धरती एक लट्टू है, लट्टू अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे करके घूम रहा है ना। हम इसको देखेंगे कोई चीज़ यहाँ पे, तो वो तो हमारे को स्टेगनेंट ही दिखाई देगी। कि यहाँ पे होता तो हमारे को हाँ आज दिखाई दे रहा है, फिर नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो कोई भी चीज़ एक्सिस के ऊपर है वो हमें हिलता हुआ कभी दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि हमारी एक्सिस पे है। ठीक, कॉन्स्टेलेशंस की बात करते हैं। The stars forming a group that has a recognizable shape is called as a constellation। अब ये कुछ हमारे जो पुराने थे उन्होंने अलग अलग धर्मों के हिसाब से तारों को तो वे भी देखते थे। अब देखते थे, वे उनके अंदर शेप्स ढूंढते थे, और उन्हीं शेप्स को उन्होंने किस चीज़ के अंदर यूज़ करते थे? शेप्स को अपनी दिशा बताने के लिए, अपनी जगह जाने के लिए। वे पहले अगर रात के समय के ऊपर लाइट तो थी नहीं, कुछ भी नहीं होता था, तो तारों की बैठ के तारों की दिशा को देखते थे। उनका जो गाइड होता था, शेपर्ड्स होते थे, वे गाइड ये देखते थे अच्छा तारे इस दिशा के अंदर है, इसका मतलब यहाँ से आप जब ऐसे करके मुड़ जाएंगे, उसकी तरफ ऐसे करके मुड़ जाएंगे तो आप यहाँ पहुँच जाएंगे। समुद्र के अंदर नाव चल रही है, टोटल भरपूर अंधेरा, कैसे देखें? तारों को देखते थे, ठीक है ना। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का ज्ञान कैसे था? मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ा था आपने, पता लग गया था आपको? नहीं पता लगा था? अरे को चाइना वाला एक उदाहरण दिया था ना, उनके नॉर्थ कैसे होएगा, साउथ कैसे होएगा, ईस्ट और वेस्ट कैसे होएगा। ठीक है, सुबह सूरज निकलता है पूर्व दिशा से, छुपता पश्चिम दिशा में। उत्तर और दक्षिण दिन के टाइम के लिए चीज़ें आसान, रात को ये